अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, मेरा ख्याल है और उम्मीद भी है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी होगी अपने बिजनेस लॉ के पेपर में, जो कि 5 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। और अगर आप लोगों ने इस एमसीक्यूज, बेसिकली हमारा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के एमसीक्यूज जो है वो बताए जाएं, उनका सोल्यूशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब ये सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, ये इसमें गलती मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये एक्यूरेसी हो, क्योंकि खास करके लॉ के पेपर के अंदर सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है। एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तरह से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है आपके प्रोविजंस की। तो इसलिए इसमें ये मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इसके आंसर्स ये होने चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेफरेंस भी इसका दूंगा, तो उस तरीके से जो है वो हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा निकालते हैं। और दूसरी बात बेटा इसमें ये है कि इस आंसर्स को देखकर आप लोगों ने अपना ना ही डिमोटिवेटेड हो जाना है और ना ही डिसहार्ट होना है, और ना ही अगर आपके आंसर मैच नहीं कर रहे तो ना ही आप जो लोगों ने परेशान होना है कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। अगले आप लोगों ने अपने अगले पेपर्स की तैयारी करनी है। और जो हो गया सो हो गया। और अगर आपके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक है और ना ही इस चीज़ पे आपने बिल्कुल हल्ला गुल्ला करना है कि जी बस ये पास हो गया तो बाकी की टेंशन कोई नहीं। तो ये है कि एमसीक्यूज हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इसको बिल्कुल भी अभी अपनी ज़हन पे अपने सवार नहीं करना आप लोगों ने। और इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस या कुछ जो भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी निकलता है। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है जी, कहता है जी Asbetos Aerospace AA plans to introduce a new spaceship model. AA engaged Osama, a renowned aeronautical engineer, to design the structure of new model uh, on 10 March 2023. Osama promised to deliver the design by 21st August 2023. AA informed Osama that a delay cost of 80,000 रुपये would be imposed if the design was not received by the agreed upon date. ठीक है जी। तो अब इसमें अ, हमारे पास यहाँ पे उसके बाद कहता है जी, ट्रेजिकली ऑन 10 अगस्त 2023 सामा suffered a severe accident resulting in loss of his children and significant personal injuries. Due to the trauma and its impact on his mental health, Osama was unable to fulfill his commitment. Consequently, AA incurred a delay cost of 2.5 लाख रुपए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट किया बिल्कुल ऐसे ही है। ए ने उसामा के साथ एग्रीमेंट किया कि जनाब वो उसामा ने कहा जी 21 अगस्त तक मैं आप लोगों को डिजाइन बना के दूंगा। और ए ने बिल्कुल ये कहा कि जनाब अगर आप डिले करेंगे तो 80,000 रुपये हम लोग आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज करेंगे। लेकिन 10 अगस्त को ही, मतलब कि तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले ही, उसामा के साथ एक ट्रेजिडी हुई। और उस ट्रेजिडी के रिजल्ट में उसामा के बच्चे भी और उसके घर वाले भी जो है वो, मतलब वो बच्चे उसके फोत हो गए, उसको भी इंजरी आई और उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हुई। तो नाउ दिस बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी यस। अंडर इसकी जो रिक्वायरमेंट है जी, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन ए क्लेम डैमेजेस ऑफ 2.5 लाख रुपए फ्रॉम उसामा, क्या ये डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जी यस, बिकॉज ए हैड इन्फॉर्म्ड उसामा ऑफ द डैमेजेस ऑन 10 मार्च 2023। Yes, because Osama was competent to enter into contract on 10 March 2023. No, because 2.5 लाख रुपए cannot be considered as reasonable damages when compared to the initially agreed upon 80,000 रुपए. No, because the contract subsequently became void due to unforeseen circumstances. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए, मैंने जो इसका बनाया तो इसका आंसर मैंने डेल्टा बनाया। नो, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली बिकेम void ड्यू टू अनफोर्सिंग। इसमें आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 115 के अंदर एक चीज लिखी है, a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful becomes void। ठीक है जी, when the act becomes impossible or unlawful। कहता है जनाब कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि जिसको मतलब रोक नहीं सकता, जिसको प्रिवेंट नहीं कर सकता आपका जो प्रोमिसर है, तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल होने की वजह से दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो कौन सा डैमेजेस और कौन सी चीज, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो डेल्टा होना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी आ रीजन ऑफ डेजिग्नेटेड प्राइवेट ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेटा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरे पास जो इसका आंसर बन रहा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए तकरीबन अल्फा, कि मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव।
क्योंकि आपके पेज नंबर 314 के अंदर स्टेट टेक्स्ट के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेमली एसेट्स फैसिलिटीज सिस्टम्स नेटवर्क्स और प्रोसेस द लॉस और compromise of which could result in significant impact on national security, नेशनल डिफेंस और द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव की जो मीटिंग्स है वो भी बेसिकली आपके पास क्या जी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन के जुमरे में आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर कहता है जी आपके पास हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 3 है, ग्लास सी जी एस द ऑपरेटर ऑफ मल्टीपल एक्वेरियम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 3। With Timber Fishes, TF on 5 August 2023 and made a payment of $5 million. TF agreed to supply either 8 dolphins locally sourced from Indus River or 5 dolphins imported from Japan. The contract stipulated a delivery date of 30th September 2023. अब कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि जनाब हम आपको जो है वो 30 सितंबर 2023 तक जो है 8 डॉल्फिन जो है वो दरअसल से आपको कैप्चर करके देंगे, या फिर 5 डॉल्फिन जो हम लोग आपको जापान से मंगवा देंगे। तो कहते जी हाउ एवर ऑन 5 सितंबर 2023 यानी कि डिलीवरी डेट से पहले टीएफ communicated to GS that the contract cannot be performed due to government imposed ban on capturing dolphins from Indus River, which becomes effective on 10 अगस्त 2023। 5 सितंबर 2023 को जनाब टीएफ ने बता दिया जीएस को कि भाई साहब गवर्नमेंट ने इम्पोजिशन लगा दिया कि आप डॉल्फिन को दरअसल इनमें से नहीं पकड़ सकते, और ये इफेक्टिव है 10 अगस्त से। तो अब आपने बताना है कि जी टीएफ जो है वो लाइबल होती है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर जो मुझे ठीक लगता है वो उसका आंसर बनता है जी मेरे पास तकरीबन सी। क्योंकि जनाब आपके पास यस बिकॉज द लीगल ब्रांच ऑफ द अल्टरनेटिव प्रॉमिस इज इन्फोर्सेबल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनाब आपके पास जो दो किस्म के उसने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एक तो था कि दरअसल से पकड़ के देगा, या फिर उसने कहा जी अल्टरनेटिवली मैं जापान से मंगवा के दूंगा। तो अब यहाँ पे आपके बुक के पेज नंबर 138 के अंदर लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज इलीगल लीगल एंड द अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यस बिकॉज द लीगल ब्रांच ऑफ द अल्टरनेटिव प्रॉमिस इज इन्फोर्सेबल। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है जी, Which of the following statement is true regarding a bill in respect of any matter other than money bill? जी कहता है जी मनी बिल के अलावा अगर आपके पास कोई बिल हो तो उसके बारे में क्या आपकी क्या राय है, कौन सी चीज ठीक है। तो मेरे हिसाब से जनाब इसका आंसर जो है वो डेल्टा बनता है, द बिल में ओरिजिनेट इन इधर द नेशनल असेंबली और द सेनेट। आपके बुक के पेज नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ द बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अदर देन मनी बिल में ओरिजिनेट इन इधर हाउस, दैट इज इन एक्सप्लेनेशन नेशनल असेंबली और द सेनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो मेरे पास मेरे हिसाब से जो पढ़ लेते हैं इसको, इसका आंसर जो है वो हम लोग देखते हैं जी। 5 में कहते हैं जनाब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जनाब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास कौन हो सकता है आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से, तो जनाब इसका भी आंसर जो है वो मेरे हिसाब से आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर सी बनेगा, अ पर्सन हु इंटरमीडियल्स द स्टेट ऑफ द डिजीज। क्योंकि आपकी बुक के पेज नंबर 325 पे लिखा हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन। ठीक है, इसके अलावा भी आगे कंटिन्यूड है बट वो हमारा कंसर्न सिर्फ इस तक है, पेज नंबर 325 पे जाके आप पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 6। सादिया सोल्ड लेदर गारमेंट्स वर्थ 5 लाख रुपए टू कंक्रीट textile with an agreement payment date of 1st August 2023. However, CT missed the payment, causing Sadia to be unable to settle her own 5 lakh rupee debt to Ash Leathers AL, which was due on 15 August 2023. As a result, AL sent a notice to Sadia demanding payment of 5 lakh rupee along with an additional 25,000 रुपए for damages and 2,000 रुपए as miscellaneous charges. On 5 September 2023, when Sadia finally received payment of 5 lakh रुपए from CT,
शी डिमांडेड दैट सिटी शुड आल्सो पे कंपनसेशन टू हर। अच्छा जी, कहता है जी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सादिया एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम सिटी। अच्छा, इसके लिए जो मैंने आंसर लिखा है जनाब, मेरे पास इसका आंसर है इंटरेस्ट इंकर्ड 5 लाख रुपए फ्रॉम 15 अगस्त 2023 टू 4 सितंबर 2023। उसकी रीजन बेटा ये है कि आपके पेज नंबर 160 के ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach. तो जनरल रूल आपके पास क्या है? द जनरल रूल फॉर मेजरिंग damages in case of breach of contract of sale, it is different between the contract price and the market price at the date of breach. अब यहाँ पे होता यह है कि मसला यहाँ पे ये था कि आपके पास या तो ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे या फिर आपके पास यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस होंगे। और स्पेशल डैमेजेस के लिए जरूरी होता है कि दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए आपस में कि एक पार्टी को नुकसान होगा अगली दफा। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरी पार्टी ने तीसरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जो दूसरी पार्टी है वो पहली पार्टी को बताएगी कि जनाब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर तुमने परफॉर्मेंस ना दी तो मुझे ये फला फला लॉस हो जाएगा, मुझे इसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जनाब यहाँ पे उनको पता नहीं था। जब उनको पता नहीं था तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करेंगे। अब यहाँ पे कहता है जी ऑर्डिनरी डैमेजेस, क्योंकि ये पेमेंट का मामला है, तो पेमेंट में मार्केट प्राइस जो 5 लाख रुपए की 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जो मार्केट प्राइस होगी 5 लाख रुपए की, सिर्फ वही इंटरेस्ट के तौर पर उसी को जनाब उसको पेमेंट करेगा, उसके अलावा किसी किस्म की और की पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जनाब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जनाब मेरे पास 7 है जी। अंडर द कंपटीशन एक्ट 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन नॉट बी डीम्ड एज अ डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, अब बेटा मेरे पास जो है इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास है जनाब बीटा के आप पेज नंबर 324 पे डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की एक बकायदा लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर तमाम की तमाम चीजें आपके पास मेंशन है कि जनाब आप किसी का पैकिंग मटेरियल जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, किसी का ट्रेडमार्क आप यूज नहीं कर सकते, आप जनाब किसी की जो है वो मिसलीडिंग या फॉल्स जो है वो कंपैरिजन नहीं करवा सकते, किसी के साथ जनाब आप किसी भी किस्म का किसी के बारे में गलत मार्केटिंग नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते। वो पेज नंबर 324 पे लिस्ट पूरी मौजूद है। उसके अंदर आप एक चीज मिसिंग है जो कि आपके डिसेप्टिव मार्केटिंग में नहीं आती, वो बीटा हमारे पास कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ इंग्रेडिएंट्स के तौर पर आप उसके, ये गलत तो नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, मिसलीडिंग नहीं होगा, ये बिल्कुल आपके पास ठीक होगा, तो आप इस बेस पे जो है वो उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिसेप्टिव मार्केटिंग के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी मेरे पास। कहता है जी फहद ईमेल्ड आलिया an offer to sell his brick factory for 15 लाख रुपए। He requested a signed letter of acceptance to be sent to him through post by 5 जुलाई 2023। उसने कहा जी 15 लाख रुपए की मैंने ऑफर करवाई और मुझे आपने लेटर पोस्ट करके ही 5 जुलाई तक भेजना है एक्सेप्टेंस का। फिर कहता जी ऑन 4 जुलाई 2023 आलिया ईमेल्ड फहद इन विच शी कम्युनिकेटेड हर एक्सेप्टेंस to purchase the factory and mentioned that she cannot send a signed letter as she is traveling to remote area in South Africa for a month। उसने कहा जनाब 4 जुलाई 2023 को आलिया ने ईमेल कर दी कि जनाब मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, लेकिन मैं तुम्हें लेटर नहीं लिख सकती क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका जा रही हूँ। तो फहद रेड आलियाज ईमेल ऑन द सेम डे बट डिड नॉट रिप्लाई। फहद ने जनाब ईमेल पढ़ तो ली लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। 4 अगस्त 2023 फहद रिसीव द साइंड लेटर थ्रू पोस्ट, और 4 अगस्त 2023 को जनाब फहद को जो है वो लेटर मिल गया। तो इसके कहता है जी कैन फहद रिफ्यूज टू सेल हिज फैक्ट्री टू आलिया। तो क्या ये फहद भाई साहब जो है ये रिफ्यूज कर सकते हैं? तो इसका मेरे पास जो है वो आंसर जो है वो इसका डेल्टा नो, बिकॉज फहद डिड नॉट इंसिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर आफ्टर ही रिसीव्ड आलियास ईमेल ऑन 4 जुलाई 2023। आपकी बुक के पेज नंबर 28 के ऊपर लिखा हुआ है इफ द प्रपोजल prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। लेकिन उसने इंसिस्ट नहीं किया कि जनाब मैंने जो तुम्हें मोड बताया था उस मोड में तुमने एक्सेप्टेंस नहीं की, लिहाजा उस मोड में एक्सेप्टेंस करो। तो उसने किसी किस्म का खामोश रहा, उसने इंसिस्ट नहीं किया। और कहता जी बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस।
और अगर उसने ऐसा नहीं किया, मतलब फेल हो गया इस चीज को करने में, यानी कि बताने में कि जनाब मुझे जो है वो आपने मेरे बताए हुए अपना मोड को एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं था, तो इस वजह से मैं आपकी प्रपोजल को, आपके एक्सेप्टेंस को जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो कहता है जो अगर ये नहीं ऐसा करता तो फिर समझा जाएगा कि जनाब उसने जो है वो एक्सेप्टेंस दे दी। तो अब जब एक्सेप्टेंस हो जाती तो उसके बाद फिर ये रिजेक्शन पॉसिबल नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 9 है जी मेरे पास। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस फॉल्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए जनाब मेरे पास जो आंसर मेरे हिसाब से जो बन रहा है वो ये कहता है कि जनाब आपके पास इसका आंसर बी है, बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि आपके पेज नंबर 226 के अंदर एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बारे में उसने बकायदा लिस्ट बताई हुई है, तो उसमें से एक चीज जो है वो मेंशन थी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी arises only in relation to ordinary business of the firm, therefore every partner within the scope of his employed authority may bind the firm by the following acts। अब उन फॉलोइंग एक्ट्स के अंदर काफी सारे एक्ट्स मौजूद थे, उनमें जो मेरा रेलेवेंट एक्ट था वो ये था, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कि जनाब पैसा उधार पे लेना पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे और पैसे उसकी पेमेंट करना, ये भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है। तो इस वजह से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसका आंसर बन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जनाब, 10 है मेरे पास। इन द पार्टनरशिप फर्म मार्बल रिजोर्ट्स MR with Salman and Yasir as partner, an incident occurred during a corporate event on 1st August 2023। The cinematic projector for displaying documentary developed a fault। Salman promptly purchased a replacement project worth 5 lakh रुपए using his personal credit card। His action successfully resolved the emergency, resulting in MR earning a profit of 1.5 lakh rupees from the event। Additionally, a 5-year contract was secured with the client of hosting future corporate events। On 1st September 2023, Yasser attempted to reimburse Salman from Ammar's bank account। However, Salman not only sought reimbursement for the projector's cost but also the credit card charges of 12,500। Further, he demanded compensation for his extraordinary effort। Under the Partnership Act 1932 determine the maximum amount that Salman can claim from MR। देखिए जी, यहाँ पे कह रहा था कि जी प्रोजेक्टर का मसला थोड़ा सा बन गया, तो सलमान ने जनाब अपना जो क्योंकि पार्टनर था उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके 5 लाख रुपए का इस्तेमाल करके उसने जनाब एक अच्छा सा प्रोजेक्टर को रिप्लेस किया, और उसका रिजल्ट उनका ये हुआ कि जनाब उनकी फर्म को हो गया फायदा। यकम सितंबर 2023 को यासिर जब MR यानी कि पार्टनरशिप के अकाउंट से कंपनसेट करने लगा सलमान को, तो सलमान ने कहा भाई साहब मेरा सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 12,500 क्रेडिट कार्ड के चार्जेस भी हैं, और उसके अलावा कुछ और भी मुझे पैसे लगाए जनाब मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की वजह से ये हमने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। तो कानून कहते हैं जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जितनी भी आपने किया, आप अगर अपनी फर्म को डैमेज से अपना किसी लॉस से बचाते हैं तो जितना आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है वही सिर्फ आपको कंपनसेट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने जो इसका हमारे हिसाब से जो इसका आंसर बनता है दैट इज 5,12,500। क्योंकि आपकी बुक के पेज नंबर 209 के ऊपर लिखा हुआ है जी, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम इन indemnity from the firm in respect of the payment made or liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business, and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो जनाब कितने पैसे उसको मिलेंगे? 5 लाख रुपए उसका, और 12,500 उसका जनाब जो उसका क्रेडिट कार्ड खर्चा था। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। with reference of caution as explained contract at 1872 which of the following statement is not true। जनाब कौन सी चीज ठीक नहीं है? तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर बनता है दैट इज इट मस्ट बी अप्लाइड इन प्लेस वेयर द पाकिस्तान पिनल कोड इज इन्फोर्स्ड, कि जनाब जहां पे पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो इन्फोर्स होती है सिर्फ वहीं पे आपको उसको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है जी पेज नंबर 66 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के डेफिनेशन के अंदर, उसके आगे फर्दर इसका पॉइंट है जी, इट इज इमटेरियल वेदर द पाकिस्तान पिनल कोड इज और is not enforced in Pakistan, enforced in the place where the caution is employed। If the suit is filed in Pakistan, the provisions of Pakistan Penal Code shall apply। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब ये क्वेश्चन के डेफिनेशन में नहीं आता। इसके बाद जनाब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड एग्रीमेंट। जनाब कौन सा वॉइड एग्रीमेंट है? तो इसका जनाब हमने जो सोल्यूशन बनाया है दैट इज जी डी। जैन प्रॉमिस दैट he would not open his fast food outlet in Gulberg in exchange of 2 लाख रुपए paid to him by the Premier Food। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों की बुक के पेज नंबर 80 के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास void agreements के अंदर every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind
इज टू डू एक्सटेंट वॉइड, कि जनाब अगर आप किसी को कारोबार करने से रोकेंगे तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी, जनाब ये आपके पास जो है सजेस्टेड सॉल्यूशन थे। एज ए सेड कि जनाब इसको आपने बिल्कुल माइंड पे नहीं इसको ले लेना कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। मेरे नॉलेज के हिसाब से, रेफरेंसेस के हिसाब से, बुक के पेज नंबर के हिसाब से ये मेरे हिसाब से सोल्यूशन बन रहे थे। आप इन सोल्यूशन को देखिएगा और आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने ये सोल्यूशन बनाया है। इसको अपने माइंड पे बिल्कुल भी आपने सवार नहीं करना। आपने अपने बाकी पेपर्स की तैयारी करनी है और अच्छे से परफॉर्मेंस है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।